बच्चन, उनका ये टाइटल था, लेकिन बाद में उनका ये टाइटल बन गया उनका। तो साहित्यकार के नाम होने की प्रथा रही है। आपको बड़ा ही सुखद अनुभूति होता है क्या कि आपके पड़ोस जिला के रहने वाले थे और एक ग्रामीण इलाके, और इन्होंने गांव के बारीकियों को लिखा। गांव के लोग क्या सोचते थे, गांव में लोग कैसे रहते थे, बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल व्यवहारिक इनका लेख है। आप जब बेनीपुरी जी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यह आपकी कहानी है। अगर ऐसा महसूस हो तो क्या होता है, जीवंत चित्रण होता है। क्या होता है? जीवंत चित्रण होता है। ये है हमारे बेनीपुरी जी, इनके और जो लेख हैं, गेहूं और गुलाब। पंख बांध कर एक बार इन्हें दिल्ली बुलाया गया और इनको सर्वप्रथम हवाई जहाज पर चढ़ने का मौका मिला। क्या जीवंत इन्होंने चित्रण किया है। लाखों लोग रोज हवाई यात्रा करते थे, लेकिन किन्हीं ने ऐसा जीवन चित्रण नहीं किया जैसा बेनीपुरी जी ने। अब जैसे हुआ पटना एयरपोर्ट पर गए, मैं पहुंच गया, अब ये देखो मैं हवाई जहाज में चल रहा हूँ, अब ये उड़ा और अब मैं नीले आसमान के बीच तैर रहा हूँ, चारों तरफ बादल बिछा हुआ दिख रहा है, मानो यही स्वर्ग है। एक एक पल का चित्रण उन्होंने किया। अब देखिए इनकी रचना है, इनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पर ये क्या है इनकी रचनाओं के बारे में? के देश में चिता के फूल, आम के पाले, मांडे के मूर्ते, पैरों में बांध जंजीरों और दीवारों। तो आपने देखा जो इनकी रचनाएं हैं पतितों के देश में, इनको कुछ देखो, कवि और साहित्यकार बहुत ही संवेदनशील होता है। पतित मतलब गिरा हुआ, और जब लोग गिरा हुआ, जिसकी सोच गिरी हुई, उस देश में लोग कैसे रहते हैं, उस जगह में, देश मतलब ये एक कस्बा का वर्णन किए हैं, पूरे देश को नहीं। तो किसी कस्बे में जो चीज़ है उसकी यथार्थता को इसमें दिखाए हैं। एक उपन्यास है, चिता के फूल, अम्बपाली, माटी की मूर्तें, अलग अलग विधाओं में इन्होंने रचना की। उपन्यास की एक विधा है जो जीवन की मतलब समीप, न्यास मतलब जो ध्यान से, पूरे जीवन के बारे में जो ध्यान से देख करके उसके बारे में लिखा जाए वह उपन्यास है। इसमें घटनाओं का जाल होता है। क्या होता है? घटनाओं का, लेकिन कहानी एक और दो घटना पर आधारित होती है। अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्तें, रेखा चित्र। और रेखा चित्र बिल्कुल उसी शैली के इर्द गिर्द ही लिखना, जो रेखा खींचे बिल्कुल सही दिखे, मतलब एकदम से प्रमाणित। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत, कहना लाखों लोग रोज यात्रा करते हैं, लेकिन सब यात्रा वृत्तांत नहीं है, तो इन्होंने बहुत सुंदर यात्रा वृत्तांत लिखा। जंजीरें और दीवारें, संस्मरण, जो हम अपने स्मृति के आधार पर लिखते हैं उसे संस्मरण कहते हैं। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। अब रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, स्व अधीन, स्वाधीनता शब्द यहाँ बना हुआ है, स्व से स्व बना है, अधीन और दो उपसर्ग दो है और प्रत्यय अंतिम में क्या है? ता है। तो जब हम पढ़ते हैं तो व्याकरण के रूप से सभी की बनावट देखते हैं, फिर साहित्यिक रूप से उसके अर्थ को समझते हैं। अपने अधीन होना, किसी और के अधीन नहीं होना, यही क्या है? स्वाधीनता। इसकी चेतना हर किसी को होना चाहिए। चेतना मतलब इसका भान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। मनुष्यता की चिंता, हम मनुष्य हैं तो गुण कैसा होना चाहिए? मनुष्यता के समान हमारा गुण होना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि मनुष्य के लिए मरे। किनकी पंक्ति है? बड़े विख्यात कवि, आप लोग ढूंढ के लाइएगा इनकी पंक्ति है। और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। इतिहास जो बीत जाती है, कहानी, हास मतलब कहानी, जो इति हो गई कहानी व इतिहास, युग के अनुरूप, हर चीज युग के अनुरूप होता है। जो कल हुआ वो आज
नहीं होगा, बदलता रहता है। सोशल चेंज, इकोनॉमिकल चेंज, कल्चरल चेंज, आपने पढ़ा होगा ना। ये चक्रबद्ध परिवर्तन थे, सुखानी च दुखानी च, यह संसार चक्र के समान परिवर्तनशील होता है। तो हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, बदलना पड़ता है। और इनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का क्या कहा जाता है? कलम का क्या कहा जाता है? जादूगर, कलम के जादूगर। किस लेखक को कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये विशिष्ट शैलीकार हैं, अलग अलग शैलियों में जो इनकी रचना आप देख रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने जो एक कहानी लिखा है बहुत ही मार्मिक और जीवंत है। एक गांव की कहानी है, एक गांव में रहने वाले भोले भाले किसान की कहानी है। उसकी दिनचर्या कैसी बीतती है, उसके सोच क्या है। बाल गोविंद भगत जी एक ग्रामीण है, एक किसान है, कबीरपंथी हैं। लेकिन आप जब देखोगे तो आज के बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत विशिष्ट लोग, बहुत ज्ञानी जिसे हम मानते हैं, उनसे कहीं अधिक वैज्ञानिकता, आधुनिकता इनके सोच में। ये अपनी बहू को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इनका जीवन बहुत ही सादगी से परिपूर्ण है। अपने रोज रोज के काम को करते हुए ये अपने पूरे गांव वालों का ख्याल रखते हैं और मनोरंजन करते हैं। ढोल झाल करताल, तुम लोग देखा है कभी गांव में ऐसा भजन कीर्तन होते हुए? अभी भी गांव में लोग जब अपने काम से निवृत्त हो जाते हैं तो ढोल करताल हारमोनियम लेके बैठ जाते हैं। कभी हनुमान जी का भजन तो कभी किन्हीं का भजन, इस तरह से होता है। उस समय में जब मनोरंजन के कुछ साधन नहीं हुआ करते थे, आज तो टीवी है, ये हाथ में एक यंत्र भी है जो हमें चिपक के पकड़े रहता है। एक बार इस यंत्र में घुसो तो सब कुछ भूल जाओ। तो उस समय कुछ भी मनोरंजन का साधन नहीं था, तो ये गांव वाले का मनोरंजन करते थे। सब लोग इनको बहुत मानते थे। आप पढ़ो तो? हाँ पढ़िए, इसको पढ़िए। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने कैसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोवर होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी करते हैं। यह पाठ सामाजिक मुद्दों पर भी प्रहार करता है। इस लेखक की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन को सजीव ढंग देखने को मिलती है। सरस्वती है धूल में लेटी, लक्ष्मी यहाँ धूल में लेटी, सरस्वती घर घर की बेटी। किसी कवि की पंक्ति है, भारत गांव का देश है। भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है? गांव में निवास करती है। रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया और यह विलक्षण चरित्र किनका है? बाल गोविंद भगत का। ये पूरा रेखा चित्र बाल गोविंद जी के इर्द गिर्द घूमती है पूरी कहानी और दिखाती है कि वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठान में कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का मतलब होता है जो मुक्त होता है। मुक्त समझते हो? हमारे यहाँ एक संस्कृत में प्रोवर्ब है, सा विद्या या विमुक्तये। ज्ञान वह है, विद्या वह है जो हमें मुक्ति प्रदान करता है। और ये मुक्ति जरूरी नहीं है। साधारणतः लोग मुक्ति से सोचते हैं किसी का मृत्यु हो जाना, लेकिन नहीं, हम इस शरीर में भी, इस जीवन में भी मुक्त हो सकते हैं। किसी भी चीज को अपनाते हैं लेकिन बिल्कुल उसमें घुस नहीं जाते। जिंदगी बाल गोविंद भगत भी जीते हैं लेकिन बिना अत्यधिक लगाव के। जितना लगाव हमें होता है वही दुख का कारण है। तो यह संन्यास, मुक्त हो जाना, मोह, ममता, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य
इत्यादि से मुक्त हो जाना ही क्या है? मुक्ति है, और यही संन्यास है। हम दुश्मन को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन हमारा दुश्मन बाहर नहीं होता है। कहाँ होता है? कहाँ होता है? हमारे अंदर होता है। इसीलिए महान व्यक्ति ने क्या कहा है सुक्ति में? आलस्यन ही मनुष्याणाम शरीरस्थ, आगे बोलो, महान रिपु। रिपु मतलब शत्रु। तो हमारा क्रोध, हमारा भय, हमारा लालच, हमारा आलस्य सब हमारे अंदर है। और जैसे जैसे हम इससे मुक्ति प्राप्त करते जाते हैं तो हम सन्यासी बनते जाते हैं। कहने का मतलब यही है, सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। और मानवीय सरोकार क्या है, कोई बताओगे? एक मनुष्य जो दूसरे मनुष्य के बारे में सोचता है। अगर आपके मित्र किसी भी कष्ट में है तो आपको कैसा लगता है? कैसे आप करते हो? आप बताओ, कैसा करते हो? तुम बताओ। नहीं अच्छा लगता है। यही मानवीय सरोकार है। यही क्या है? मानवीय सरोकार है। मानव के साथ सह अनुभूति का जो आभास हमें होता है अपने मित्र के साथ, अपने स्वजन के साथ, यही मानवीय सरोकार है। कष्ट किसी और को होता है लेकिन उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, यही मानवीय सरोकार है। और इसीलिए हम मनुष्य हैं, पशु मनुष्य नहीं है, क्योंकि उसमें वह सरोकार नहीं है। लेकिन कभी कभी देखना मिलता है आपको देखने का कि पशुओं के अंदर भी होता है ये चीज़, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, इतनी हमारी सामर्थ्य नहीं होती है। नहीं तो किसी पालतू या किसी जानवर के बच्चे को छू के देखो, उसे टीस कर देखो, तो उसके क्रोध का सामना हमें करना पड़ता है। तो वह भी अपने क्या कहते हैं, साथ वाले के साथ सरोकार रखते हैं। फिर भी हम मनुष्य हैं, हमको तो और सरोकार रखना है। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। क्या लगते हैं? सन्यासी। और यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। रूढ़ी क्या है? कुछ नियम बने, हो सकता है उस समय में उस नियमों की आवश्यकता नहीं हो, लेकिन जैसे जैसे समाज विकास के आयाम को चढ़ते जाता है, चीजें पुरानी होती जाती है और नए चीजों का आविष्कार होते चला जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हम इतने पुरानी चीजों को ढोते रहे। अब हमारे यहाँ एक समय, हमारे वैदिक समय में देखा जाता बिल्कुल पर्दा प्रथा नहीं थी। थी क्या? वैदिक युग पर क्या पर्दा प्रथा थी? नहीं थी। स्वयंवर हुआ करते थे, महिलाओं का गुरुकुल चलता था। पोस्ट वैदिक एज में भी गार्गी, मैत्रेयी, अनुसुईया, शकुंतला, बहुत सारी ऋषियों के नाम हम जानते हैं जो शास्त्रार्थ में जाती थी, वो स्वतंत्र गुरुकुल चलाती थी। बाद में पर्दा प्रथा आई, किस कारण से आई? उसमें सुरक्षा का भी भाव होगा, जो भी भाव रहे होंगे, आप इतिहास पढ़ोगे आपको मालूम होगा। लेकिन आज अगर जरूरत नहीं है तो फिर हमने उसे छोड़ दिया। उस समय में स्त्रियों को कहा गया असूर्य पश्या, लेकिन उसके पीछे क्या मजबूरियां थी, उस समय का इतिहास उसको बताएगा। आज हम इतिहास से सबक जरूर लें, लेकिन जो उसमें रूढ़िवादिता का पुष है उसको उससे हम ऊपर उठें और हम आधुनिकता को भी अपनाएं। यही सोशल चेंज होता है, यही बिहेवियरल चेंज होता है। क्या होता है? यह और समय के हिसाब से हम इसको क्या करते हैं? अपनाते हैं।